नमस्कार, आप देख रहे प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बीजेपी से लड़ने के लिए यूपी में गठबंधन करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। इधर कांग्रेस ने भी सूबे की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही ये भी कहा कि खिड़की दरवाजे अभी खुले हैं, जिसे देखते हुए शिवपाल यादव ने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव भी रख दिया है। इधर छोटे चौधरी भी किसी बड़े फैसले पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, यानी कुल मिलाकर अभी विपक्ष में बिखराव नजर आ रहा है। लेकिन इस बिखराव से बीजेपी की बांझी खिली हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी के बीच के त्रिकोणीय मुकाबले को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कोण राजनीतिक में सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। दूसरा कोण ये लड़ाई अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को पराजय देने की लड़ाई लड़ेंगे। और ये त्रिकोण ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। 2019 की राजनीति के रेखा गणित में उत्तर प्रदेश का ये वो त्रिकोण है जिसके एक कोने पर सपा बसपा का गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीच में बीजेपी खड़ी है। 80 सीटों की इस लड़ाई में सपा बसपा का दावा है कि बीजेपी का गणित सपा बसपा का ये गठबंधन ही बिगाड़ेगा। आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आंकड़ों के अंक गणित में सपा बसपा का ये आधार निराधार भी नहीं है, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन से हाथ झटके जाने के बाद कांग्रेस ने यूपी की सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस की हुकार ये कि सपा बसपा हमें कमजोर न समझे। हम उनका आदर करते हैं, मायावती जी का आदर करते हैं, अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का आदर करते हैं, बट अब हमें अपना काम भी करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है और कांग्रेस पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको उन्होंने पहचाना नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। यानी बीजेपी से लड़ने के बजाय कांग्रेस पहले सपा बसपा के गठबंधन से लड़ती दिख रही है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि गठबंधन से अलग लड़ रही कांग्रेस गठबंधन के वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी। छोटे दलों को साथ लेकर बड़ा दांव भी खेल सकती है कांग्रेस। इधर गठबंधन के सामने अपना वोट एक दूसरे को ट्रांसफर कराना चुनौती होगी। बड़ी मुश्किल का सबब यह है कि जमीन पर दोनों के कार्यकर्ताओं के दिल कैसे मिलेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सपा बसपा के गठबंधन का फायदा बीजेपी को होगा। नया साथी बीएसपी के रूप में समाजवादी पार्टी ने ढूंढा है और 2019 के बाद जो हश्र कांग्रेस का किया है समाजवादी पार्टी ने, वही हश्र बहन मायावती जी का होने वाला है। बहरहाल गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के किरदार में त्रिकोणीय हो गया है। यूपी में मुकाबला, विपक्ष के बिखराव और अलगाव के बीच अगर गठबंधन के आंकड़े हकीकत में नहीं बदले तो हालात बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं बल्कि मुफीद ही होंगे। सवाल ये है कि क्या सपा बसपा का गठबंधन 2019 में बीजेपी के लिए फायदे का सबब होगा? न्यूज़ 18 ब्यूरो। बहुत ही दिलचस्प हो गई है उत्तर प्रदेश की लड़ाई। एक तरफ सपा बसपा गठबंधन, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ योगी मोदी की जोड़ी। चलिए महाबहस में आगे बढ़े। इससे पहले दर्शकों के लिए जो हमारा आज का सवाल है ये आपको बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या यूपी में त्रिकोणीय लड़ाई से बीजेपी फायदे में रहेगी? यही हमारा आज का सवाल है। @महाबहस में आपको अपना जवाब भेजना है। तो क्या सपा बसपा का गठबंधन रोक पाएगा मोदी का रथ? उससे जुड़ा हुआ ही ये सवाल है। मोदी का रथ रुकेगा इस गठबंधन से या फिर जो त्रिकोणीय स्थिति बनी है इससे फायदा होगा बीजेपी को?
चलिए, ये हमारा आज का सवाल हमने आपको बताया, लेकिन जो त्रिकोणीय स्थिति बनती दिख रही है उत्तर प्रदेश में, त्रिकोणीय लड़ाई जो इस वक्त दिख रही है, उसने दिलचस्पी और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की निगाह होती है, क्योंकि सबसे अहम सूबा है ये। खासकर केंद्र की सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। गठबंधन जैसे ही हुआ मायावती और अखिलेश यादव के बीच, एसपी बीएसपी के बीच, अगले ही दिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हमें दूर रखा, धन्यवाद, हम पूरी सीटों पर लड़ेंगे, 80 सीटों पर लड़ेंगे। दरवाजे खुले हैं, अगर कोई साथ देना चाहे तो उसका साथ लेने से भी हम नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वहीं शिवपाल यादव ने भी कांग्रेस की ओर संकेत दे दिया कि हम साथ आने को तैयार हैं। बीजेपी लगातार दम भर रही है कि जितने भी गठबंधन हो रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब के सब अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। जनता का हित सिर्फ बीजेपी कर सकती है। चलिए, बहस पर आगे बढ़ते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, ओमकार नाथ सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद शाहिद, प्रवक्ता पीएसपीएल, ओपी यादव, कोऑर्डिनेटर, जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका इंतजार है। वर्डिक्ट रिसर्च एजेंसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास जो त्रिकोणीय लड़ाई इस वक्त दिख रही है, अभी छोटी छोटी पार्टियां और हैं जो कि जुड़नी है, जहां शायद जहां का मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगा जिस पार्टी में, वहां वो जुड़ जाएंगी। बहुत दिलचस्प स्थिति में पहुंच गई है। बिल्कुल, और ये लड़ाई इतनी अधिक अलग अलग किस्म की संभावनाओं से भर गई है कि इसकी कोई एक राजनीतिक व्याख्या हो नहीं पा रही, हमसे भी नहीं हो पा रही और राजनीतिक दलों से भी नहीं हो पा रही। मेरी राजनीतिक चिंतकों से भी बात हो रही है, जो विभिन्न दलों के रणनीतिकार हैं, उनसे भी चर्चा हो रही है। सब 2-3 किस्म की अलग अलग किस्म की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। महागठबंधन होता वो जिसमें कांग्रेस भी शामिल होती तो महागठबंधन हो जाता। अब हुआ गठबंधन, कांग्रेस ने कहा हम 80 सीटों पर अलग लड़ेंगे, 80 पर नहीं लड़े, 2-4 वो भी छोड़ेगी सम्मान में, जहां से मायावती जी लड़ेंगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं से, वहां छोड़ेगी, कन्नौज में अखिलेश जी के लिए छोड़ेगी। वो तो भाई एक हाथ ले एक हाथ दे, नहीं तो ये लोग उनको अमेठी और रायबरेली में घेर लेंगे, तब और मुश्किल होगी। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस, गठबंधन, समाजवादी पार्टी, बसपा अलायंस और बीजेपी और बाकी जो छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासी आकाश पर, वो यत्र तत्र इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं समायोजित हो जाएंगे। 2 इधर जाएंगे, 2 उधर जाएंगे, 3 उधर जाएंगे, कुल मिला के सब एडजस्ट हो जाएंगे आने वाले 1-1.5 महीने के भीतर। होली से पहले तक सारे छोटे दल किसी न किसी बोगी का डंडा पकड़ लेंगे चलती हुई ट्रेन में। लेकिन छोटे दल लोकसभा के चुनाव में निर्णायक नहीं होते उतने जितने विधानसभा में होते हैं। विधानसभा में असेंबली सेगमेंट छोटा है, 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में घूमता है। इसमें 12 लाख से 17 लाख तक जाता है। 12 लाख से 17 लाख वाले चुनाव में 10,000, 15,000, 20,000 वोट से बहुत कुछ बदले, ऐसा कभी कभी हो भी जाता, कभी कभी नहीं भी होता है। इसलिए मूल रूप से 3 तस्वीर सामने आती हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक बसपा सपा, एक कांग्रेस। अब इसकी अलग अलग थ्योरी है। कुछ राजनीतिक प्रेक्षक कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग लड़ेगी तो भाजपा को ज्यादा नुकसान करेगी, भाजपा का सवर्ण वोट काटेगी। कुछ लोग कह रहे हैं जहां कांग्रेस अच्छा लड़ेगी वहां अल्पसंख्यक वोट गठबंधन की बजाय अगर कांग्रेस जीत रही होगी, उस स्थिति में होगी तो उसकी तरफ चला जाएगा, तो गठबंधन को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा। तो कांग्रेस गठबंधन से बाहर रही, फिर उसने सब सीटों पर लड़ने का जो ऐलान किया, उसने इस चुनाव को पेचीदा कर दिया। अन्यथा अगर ये 2 पालों का चुनाव रहता तब शायद सरलता होती, इतना कठिन अंक गणित नहीं होता, बीज गणित नहीं होता।
राकेश त्रिपाठी जी, आप ही से बात शुरू करता हूं। कांग्रेस अपने सिंबल पर 80 सीटें लड़ेगी, ऐसा उसने ऐलान किया। दूसरा पक्ष है समाजवादी पार्टी और बसपा, और तीसरे पक्ष हैं आप खुद। मेरा सवाल, कांग्रेस सपा बसपा के अलायंस में होती तो आप ज्यादा कंफर्टेबल अपने को मानते, या अब जब अलायंस से बाहर है तो ज्यादा कंफर्टेबल मान रहे हैं, या इसको उलट लीजिए, चुनौती तब ज्यादा होती है या अब ज्यादा? राकेश जी। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय चुनौती है कि हम कैसे हर बूथ पर 50% वोट पाएं। हमने 2014 के चुनाव में 42% वोट पा करके इस बात का मजबूत आधार खड़ा कर दिया है कि हम हर बूथ पर 50% वोट भी पा सकते हैं। और हम 50% वोट अगर किसी भी बूथ पर पा जाते हैं तो गठबंधन कोई करके आ रहा है, 42 और 50 में तो बहुत अंतर है, आ रहा है, इस बात की परवाह ही नहीं होगी। नहीं, 42 और 50 में 8% का अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी ने तब तो केवल बहुत होता है वोट रखा था। आज तो हमने जो कर दिया है, जो किया है, उपलब्धियों के आधार पर है। आज उत्तर प्रदेश में हमने 19 लाख मकान दिए हैं, तो हम इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 19 लाख लाभार्थी जो मकानों के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं जो अलग अलग केंद्र की या राज्य की योजनाओं से आज मोदी और योगी जी के कारण लाभान्वित हैं। हम इस आधार पर कह पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2 करोड़ सदस्य हैं। राकेश जी, आधार पर कह पा रहे हैं कि हम बूथों पर 50% वोट पाने की स्थिति में हैं। ठीक, राकेश जी, एक बात कहूं आपसे, मेरी बात पर चिंतन जरूर करिएगा, है ना? निरपेक्ष भाव से कह रहा हूं, हो सकता थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन चिंतन जरूर करिएगा। आपकी स्ट्रेटेजी में से मैं सहमत नहीं हो पाता। आप लोग पता नहीं किस भावभूमि पर खड़े होके स्ट्रेटेजी प्लान कर लेते हो। आपने कहा उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लाभार्थी हैं, एक घर में 5 सदस्य औसत है उत्तर प्रदेश का, 3 × 5 = 15 करोड़। अरे 17 करोड़ तो कुल वोट थे 14 में आपके देश भर में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितने आपने लाभार्थी बताए उतने वोट नहीं आए। ऐसी राजनीति रणनीति चाहे सपा बनाए, चाहे कांग्रेस खाली पुलाव पकाए, चाहे बसपा में उतना ही वही टिप्पणी करूंगा जो आपके लिए की मित्र। अभी कांग्रेस जब ये कहती है कि हम 80 सीटों पर लड़ाई, कम से कम 40 जीतेंगे, 35 जीतेंगे, तो भी मैं यही कहता हूं। जब हम 42% वोट पाए थे अमिताभ जी, तो कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो तीसरे नंबर का राजनीतिक दल है, वो 42% वोट पा करके उत्तर प्रदेश में 73 सीटें पा सकती है। ऐसा आकलन भी तब कोई नहीं कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के इसी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त करेगी, इस पर संशय था लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें जीत करके तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के मुंह बंद कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में भी यही करके दिखाएगी। जी देखो, एक राकेश जी, एक बात बताऊं, 11 करोड़ आपके सदस्य हैं टेक्निकली रिकॉर्डेड, फिर मैं 11 में 5 का गुणा कर दूं तो 65 करोड़ हो जाता है। यानी भारत का जितना कुल मतदाता है वो। ऐसा होता नहीं है चुनाव में। आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, हम लोग भी चुनाव देख रहे हैं। हमारा आपका एक ही प्लेटफॉर्म पर चलना है। आप जितनी तन्मयता से नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, उतनी ही तन्मयता से मैं चुनाव को ऑब्जर्व करता हूं। ठीक बात है। ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हैं, वर्डिक्ट रिसर्च एजेंसी के कोऑर्डिनेटर हैं। पहले जरा यादव साहब के पास आ जाऊं, देर से आए वरना इन्हीं से शुरुआत करता, फिर बाकी मित्रों के पास जाऊंगा। यादव साहब, कांग्रेस ने कहा हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, चूंकि सपा बसपा ने उसको अपने नाव में बैठाया नहीं। ठीक बात है, जब आप बैठाओगे नहीं तो दूसरा लड़ेगा भाई। मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये त्रिकोणीय चुनाव, एक आज का चुनाव है त्रिकोणीय उत्तर प्रदेश का। अगर कांग्रेस एसपी बीएसपी एक नाव पे आ जाते तो यह होता द्विदलीय चुनाव, 2 पार्टी सिस्टम टाइप हो जाता। फिर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आपको क्या लगता, आपका तजुर्बा क्या कहता है? त्रिकोणीय लड़ाई ज्यादा फायदेमंद है या द्विदलीय संघर्ष ज्यादा फायदेमंद होता?
देखिए अमिताभ जी, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह मोदी के समर्थन में सहमति का वोट और असहमति के वोट के बीच में जो वोटिंग का टर्नआउट है, अब चूंकि उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का महागठबंधन हो गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ आगे बढ़ चुका है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी को फायदे की बात है, अगर कांग्रेस अलग लड़ रही है और मान लो जाट जाटो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर महागठबंधन खड़ा हुआ है, लेकिन इस वोट में जैसे सहारनपुर में कांग्रेस ने इमरान मसूद को लड़ा दिया, सलमान खुर्शीद साहब लड़ रहे हैं, इमरान मसूद साहब सहारनपुर लड़ रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जाट जाटो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन दरकेगा। और दूसरी चीज, शिवपाल यादव जी का क्या रोड मैप होगा, चूंकि 1993 में जब एसपी बीएसपी अलायंस में थी, नेताजी और कांसीराम जी का जो अलायंस था, उससे और अब स्थिति में सिर्फ इतना फर्क है कि शिवपाल यादव जी की अपना पॉलिटिकल आउटफिट उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस चूंकि सेक्युलर वोट पर अपना दावा कर रही है, तो वोट का जो डिवीजन है, सहमति का वोट और असहमति का वोट, मोदी के समर्थन में जो वोटिंग होगी और मोदी के विरोध में जो वोटिंग होगी, डिवीजन क्या होगा। लेकिन जहां तक सोशल केमिस्ट्री की बात है, एसपी बीएसपी के कंबाइन ने उत्तर प्रदेश में सोशल केमिस्ट्री के मायने में बड़ी अहेड की है, इसमें दो राय नहीं है, और यह बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जी ठीक है यादव साहब, ठीक है। मैं आज के भारत को देखते हुए एक बात जरूर कहूंगा, ये मेरा अपना आकलन है, हो सकता गलत हो जाऊं, नजूमी नहीं हूं, पत्रकार हूं। छत्तीसगढ़ का भी ताजा उदाहरण है, वह दल जिनके बारे में यह परसेप्शन आरंभ से बन जाए, वह छोटे दल कि ये वोट काटने आए हैं, जनता उनको तवज्जो नहीं दे रही, छत्तीसगढ़ इसका वर्निंग एग्जाम्पल है। देश भर के राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि सरकार किसी की बने, अजीत जोगी जी के बेटे अमित जोगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तय, चाहे भाजपा की बने चाहे कांग्रेस की बने, क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, उतनी समझदार जनता हो गई। खैर, ओंकार नाथ सिंह, कांग्रेस के अलग लड़ने से विपक्ष की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में और बेहतर होंगी या कमजोर होंगी? अमिताभ जी, विपक्ष की संभावनाएं बेहतर होंगी मेरे हिसाब से। उसका रीजन है कि देखिए, एक तो सपा बसपा का गठबंधन हो गया, उनको शुभकामनाएं, उसमें उन्होंने जिसको चाह रखा, जिसको चाह नहीं रखा। हम जब लड़ेंगे तो हम चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमने डे वन से भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों का विरोध किया है जो जनहित में नहीं है, और ये जनता बराबर देख रही है। अकेले राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो बराबर भारतीय जनता पार्टी की हर उस नीति का विरोध कर रहे हैं जो जनहित में नहीं है। जैसे नोटबंदी हुई, उसका विरोध किया, जीएसटी का जो दर लगाया इन्होंने, उसका विरोध किया, पेट्रोल की जो दरें बढ़ाई गई थी उसका बराबर विरोध करते रहे। उनके प्रेशर की वजह से ही इनको थोड़ा कम भी करना पड़ा। बेरोजगारी के मुद्दे को उन्होंने बढ़ाया, राफेल के मुद्दे को उन्होंने बढ़ाया, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से अघोषित कर्फ्यू लगा रखा है सरकार ने, उस पर उन्होंने अपनी राय बेबाकी से दी और हर जगह भाई आज विषय थोड़ा व्यवहारिक क्या कह रहा हूं, ये सब सैद्धांतिक चीजें हैं, कुछ ना कुछ नेता बोलते ही हैं। अमिताभ जी सुन लीजिए, नहीं ये सैद्धांतिक भाषण है, कुछ ना कुछ तो ये जनता देख रही है। मैं वही कहने, मूल विषय है, मैं वही कहना चाह रहा हूं, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र क्या है। भाई आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा कि बेहतर स्थिति होगी कि नहीं। अगर हम कहते हैं हाँ बेहतर स्थिति होगी, चुप हो जाओ, तब कैसे आप कहेंगे इसको? तो ये इन कारणों से बेहतर स्थिति होगी जो हमने गिनाए हैं। इन कारणों से बेहतर स्थिति होगी कि जनता को फैसला करने का मौका मिलेगा कि राष्ट्रीय पार्टी के विरुद्ध में जो सरकार के विरुद्ध में एक राष्ट्रीय पार्टी आरोप लगा रही है वो सच है या गलत है। अगर सच है तो वो हमारे हक में वोट करेगी, गलत है तो फिर वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। ये मेरे कहने पर। अच्छा ठीक, ओंकार जी ठीक है, आप एक सवाल छोटा सा और पूछ लो, फिर सुनील साधन के पास जाऊंगा, फिर मोहम्मद शाह के पास। कांग्रेस मोटे तौर पर सपा बसपा का वोट काटेगी या भाजपा का कोर वोट काट लेगी? यह बड़ा क्रूशियल सवाल है।
कांग्रेस हर उस व्यक्ति का वोट प्राप्त करेगी, किसी का वोट काटेगी नहीं, हर उस व्यक्ति का वोट प्राप्त करेगी जो ये चाहेगा कि इस देश में एक स्थायी सरकार बने और जो समाज को सबको लेके चलने वाली सरकार हो, उसका वोट मिलेगा कांग्रेस को। और देश को बांटने वाली जनता वाला वोट जो है वो समाप्त होगा और सरकार को मिलेगा। ठीक ठीक है। सुनील सिंह साजन, वही सवाल आपसे। जी अमिताभ जी, कांग्रेस सपा बसपा का वो जो वोट है उसमें से अपना हिस्सा छीनेगी, अपने लिए कुछ हिस्सा छीनेगी या भाजपा का वोट काटेगी? देखिए अमिताभ जी, मैं सबसे पहले आपको आज मकर संक्रांति की बधाई दूंगा और आपके डिबेट के माध्यम से धन्यवाद। आपको भी मैं जितना समझता हूं, जैसे कि अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम 42%, सपा बसपा को आप जोड़ लीजिए और कब का जोड़िए, जब हर हर मोदी घर घर मोदी नारा लग रहा था, जब इस देश के गरीबों को 15 लाख रुपए दिया जा रहा था, बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जा रहे थे, एम्स बनाए जा रही थी, स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे थे, किसानों की आय दोगुनी की जा रही थी, उस समय का परसेंटेज। और मुझको लगता है हम जितने लोग पैनलिस्ट हैं इनसे ज्यादा आप राजनीति की समझ रखते हैं और गणित की समझ रखते हैं। अब इन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, मैं एक चीज केवल कह रहा हूं। अभी मैं परसों अपने क्षेत्र से लौट रहा था, मैं जानता हूं पंडित जी को, वो बुजुर्ग है हमारे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। मैं रुका, उनको मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा सुनील मैं खेत जा रहा हूं और इन बैल और गाय से बहुत परेशान है। तो हमने कहा इनका तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा बेटा सुनील, ये हमारा गेहूं नहीं चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट चल रहे हैं। तो आप देखिए, आपको समझना पड़ेगा और ये प्रदेश भी समझ रहा है कि जब 15 लाख रुपए मिल रहे थे, जब रोजगार मिल रहा था, जब किसान की आय दोगुनी हो रही थी, तब आपको 42% मिला था और हमारा और बसपा का तब 42% मिला था जब हर हर मोदी घर घर मोदी था, हम लोगों को लोग हराना चाह रहे थे। आज परिस्थितियां उल्टी हैं, ये समझना हमको, आपको और मुझको लगता है सब लोग समझ रहे हैं। मैंने उस एक किसान की कह लीजिए या भाजपा के एक कार्यकर्ता की कह लीजिए या मजबूर किसान की कह लीजिए जो आस लगाया था कि हमारी आय दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, आप एक अच्छा कोट लेके आए, ठीक है सुनील साधन। मैं इसी कोट पर एक छोटी सी टिप्पणी राकेश जी की लूंगा, फिर मोहम्मद शाहिद के पास चलूंगा। राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि भाई वो तो वोट चल रहे हैं, अन्ना जानवर, मामला गंभीर है। देखिए वोट चल रहे हैं या वास्तविकता में पूरी भारतीय संस्कृति और जो पद्धति रही है, सनातन परंपरा रही है, उसको किस प्रकार से छिन्न भिन्न करने का काम सपा ने किया था अवैध बूचड़खाने खोल करके। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि गोवंश जिसकी संरक्षा करने के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्व तय किया गया हो, अनुच्छेद 48 कहता हो, भारत का संविधान कहता हो, उसको अवैध बूचड़खानों में, अवैध कत्लखानों के द्वारा बड़े पैमाने पर एक पैरेलल इकोनॉमी जनरेट करने का काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। हम उसको नहीं चलने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 63,000 मकान दिए थे 5 सालों में, 19 लाख मकान गौरक्षा पर अभी चर्चा नहीं है, इसलिए ठीक है राकेश, वोट मिलेगा। ठीक, अभी गौरक्षा पर चर्चा नहीं, आज जो है उसके आधार पर वोट मिलेगा हमें। अरे गौरक्षा पर चर्चा नहीं है भाई, छोटी सी टिप्पणी मांगी थी, आप तो गौरक्षा पर चर्चा कर दिए। लेकिन एक बात सुनील साधन को अलग करके एक बात मैं भी कहूंगा। नहीं, मैं तो गौरक्षा पे नहीं, मैं तो आवाज बता रहा हूं। गौरक्षा इतनी दे दी है, आगे वोट मिलेंगे, हमने इतने आवाज। अरे रुको तो मेरे दोस्त, बाकी लोगों से भी बात कर लूं। आवाज तो ठीक ही है, शौचालय भी अच्छा है। मेरे पास भी प्रदेश भर से समाचार आते हैं, गौवंश का संरक्षण संवर्धन अच्छी बात, लेकिन किसान क्या खेत कोई जानवर चढ़ जाए, वो किसी वंश से संबंधित हो, वो भी दुखद है। वो गौवंश का हो या गैर गौवंश का हो, मेरे लिए सांड चरे, बैल चरे, गाय चरे, खेत या भैंस चरे या सुअर उसको खराब करे, मेरे लिए तो एक ही बात समझ में आती कि किसान के पास पीड़ा के अलावा कुछ नहीं बचता। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं, इस पर चिंतन करिए, इसमें कोई राजनीतिक बहस का मसला नहीं है। मैं नहीं कह रहा वोट चल रहा है, लेकिन ये समस्या है प्रदेश में, इसको एड्रेस करना चाहिए।
और बड़ी समस्या है, और वो समस्या सड़कों पर भी है, उसको भी देखिए। मैंने देखा है कहीं कलेक्टर साहब गाय पकड़ रहे थे। वो समस्या हमारी पैदा की मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, जाने का काम किया। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गौचर की भूमियों को भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने का और अपराध इन्होंने किया है। ठीक है राकेश त्रिपाठी, जब आप सत्ता में होते हैं तो यह कहने का कोई तर्क नहीं बनता कि हमारी पैदा की हुई समस्या नहीं। थानेदार आप हैं तो जिम्मेदारी आपकी है भाई, पैदा किसी ने की हो उससे जनता निपटेगी चुनाव में। आज तो जिम्मेदारी आपकी है, समाधान कर रहे हैं मित्र, हम इसीलिए अमिताभ जी समाधान कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद, ठीक है राकेश, ओके ओके, ठीक है, जनता देखी। मोहम्मद शाहिद, आप अपनी पार्टी का बताइए क्या स्थिति बन रही है? जी अमिताभ जी, कांग्रेस के साथ कुछ बातचीत बनी या अभी नहीं, या देर सवेर आप भी यही कहोगे कि 80 सीटों पर लड़ जाएं, अब छोड़ो क्या करना है अलायंस करके? सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, 22 करोड़ जनता को, भारत के निर्वाचन आयोग ने जो हमको चुनाव चिन्ह आवंटित किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुबारक हो चाबी, जो करोड़ लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, हमको आपको भी ये विकास की चाबी है उत्तर प्रदेश की, लफाजी की ये चाबी नहीं है, ये विकास की चाबी है अमिताभ भाई। एक बात, दूसरी बात ये है कि गठबंधन का दायित्व, और गठबंधन किससे होना है किससे नहीं होना है उसका दायित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी को दे दिया गया है, वो जिससे भी तय करे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन या देश, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये देश का भविष्य तय करने जा रहा है। ये इस तरह की जो पार्टियां हैं, जो कल मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, 22 मई के बाद देखिएगा इस गठबंधन की टूट होगी जब चुनाव का रिजल्ट आ चुका होगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ये भ्रष्टाचार और एरोगेंस को जो गठबंधन है, भ्रष्टाचार और एरोगेंस का जो गठबंधन है, ये चलने वाला नहीं है। और राजनीति में इस तरह की चीजों को अब लोग पसंद नहीं करते हैं। आपकी एक और भारतीय जनता पार्टी के एक सवाल पे मैं एक जवाब दूंगा। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, जैसा इन्होंने बड़े बड़े कोड किए, 30 लाख 35 लाख, उसका आपने जवाब दिया। 55 करोड़ तो सिर्फ वो मतदाता ही हो गए, इतने तो वो मतदाता भी नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इस देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। एक बात, आपका तो कोई भविष्य नहीं है, आपके गठबंधन का तो कोई भविष्य भी नहीं है। आपने 3 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। 2002 में जाके आपने गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का प्रचार किया। आपको कैसे, कौन विश्वास करेगा आपके गठबंधन पर और आपके ऊपर? आपके मतलब आपकी जबान पे कौन? शाहिद साहब, बीजेपी का वोट भी मिलेगा, गठबंधन का वोट भी उन्हीं को मिलेगा। कितनी सच्चाई? उम्मीद है कांग्रेस को कि शायद 2014 से पहले बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में स्थिति थी और 14 के बाद जिस तरह से बदलाव, शायद 2019 में वो करिश्मा कांग्रेस के लिए हो जाए। देखिए, उम्मीद रखना चाहिए, और जब आप युद्ध में जाते हैं तो स्वाभाविक है आप अपनी पार्टी का मोरल बनाए रखने के लिए कुछ दावे करते ही हैं। ओपी यादव साहब, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं। बीजेपी इस अभी जो मौजूदा इक्वेशन बना यूपी में, ये पॉलिटिकल इक्वेशन, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है या वन ऑन वन होती लड़ाई, एक तरफ सपा बसपा कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, उसमें बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल होती, या वैसा वर्षा कर ले, विपक्ष कर ले बीजेपी की जगह? सवाल वही है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अब जो समीकरण निकल करके आया है महागठबंधन बनने के बाद, ये बात तो श्योर हो गई है कि उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। अब बीजेपी खुद, जो कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ने खुद इसको एक्सेप्ट किया है कि बीजेपी 51% वोट बैंक पर काम कर रही है। एक बड़ी चीज, बूथों पर 51% वोट को पकड़ने का क्लेम है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि बीजेपी खुद यादव जाटव, जो एसपी बीएसपी अलायंस का बेसिक वोटर है, यादव जाटव जोड़ो
अभियान पर काम कर रहे हैं अमित शाह जी। और जैसे सुभाष यादव को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, हरनाथ सिंह यादव को राज्यसभा भेजा, कांता कर्दम को राज्यसभा भेजा, तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक पर उनकी भी नजर है। और जहां तक जाट जाटो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के बाद आप देखिए कि ये जो अलायंस खड़ा हुआ है, इसमें देखिए कि लखीमपुर खीरी में कुर्मी वोट बैंक महागठबंधन के साथ रहता है। रामप्रसाद चौधरी जी बड़े नेता हैं, बस्ती में तो कुर्मी वोट बैंक रहता, कहीं निषाद रहता। तो नॉन यादव बैकवर्ड और नॉन जाटो दलित, इस पे भी फोकस है। और इसके अलावा जो माइनॉरिटी वोट है वो इंटैक्ट हो करके उसकी पहली प्राथमिकता जो है कि बीजेपी के सामने जो लड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं संभावना देख रही है कि अगर कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर असर किया, तो निश्चित तौर पर देखा जाए, जैसे पुनिया साहब दलित बिरादरी से आते हैं, उनका अपना एक स्कोर है और पॉलिटिकल सिस्टम है। तो जैसे सलमान खुर्शीद हो गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो गए, इमरान ठीक है, अपना नामों में नहीं जाते अभी, और शिवपाल यादव जी का खुद यादव साहब अभी पार्टी डिस्कस कर लें। जी ठीक है, मैं आपकी बात आई जी। सुनील साजन, एक बेसिक सवाल तो उठता है जिस बात की ओर ओपी यादव इशारा कर रहे हैं। अभी तक हमने माइनॉरिटी के वोटिंग पैटर्न को जो देखा है उत्तर प्रदेश में और कमोबेश देश में, वो ये है टेक्टिकल वोटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, रणनीतिक मतदान। जो बीजेपी से मजबूती से लड़ता दिखे उसके पीछे चलो, मोटे तौर पर। ये सर्वकालिक नियम नहीं, लेकिन ना 90% यही ट्रेंड दिखता है। वहां तो फिर आपको भी नुकसान होगा। भाई कांग्रेस लड़ेगी तो 10-20 सीट पर तो लड़ता भी। मुझे लगता है कि अमिताभ जी, मुझे लगता है कि सपा और बसपा के गठबंधन हो जाने के बाद कांग्रेस 2 सीटें हमने छोड़ी हैं, वहां कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन बाकी कहां कांग्रेस लड़ती नजर आएगी? या भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहूं कि आज जब 2 दल मिले तो भारतीय जनता पार्टी के जो रथ था, घमंड वाला रथ, उसके दोनों पहिए तो टूट गए। अब बिना पहिए के कितना रथ घसीट के ले जाएंगे एक। और मैं जहां तक बात कर रहा हूं कि अभी ओपी यादव जी ने कहा इस पर भाजपा काम कर रही, इस पर भाजपा काम कर रही। सच तो यह है कि आज समाज का हर तबका, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बस वो इंतजार कर रहा है कि 2019 के चुनाव में वोट डालने का कब मौका मिलेगा। उसके साथ जो धोखा हुआ, जो छल हुआ, जो कपट हुआ है, उसको जो सपने दिखाए गए और उसके बदले में मिला क्या है, मुझे लगता है वो बदला लेना चाहता है। और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मिलने के बाद बूथ पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 15, 20, 25, 30, 35 इतने वोट में सिमट के रहेगी। जी ठीक। ओंकार नाथ सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2 सीटें, जो गांधी पट्टी की 2 सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, उनको गठबंधन ने पहले छोड़ दिया, वहीं कांग्रेस लड़ेगी, जीतेगी। बाकी कहीं वो आपको ऐसी स्थिति में नहीं मान रहे जहां आप इतना प्रभावशाली चुनाव लड़ पाए कि अल्पसंख्यक वोट उनसे हटके आपकी ओर जाए। भाई अगर वो मानते तो हमको और सीटें देते, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते कि वो माने ही। हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि चुनाव जो हो रहा है वो पार्लियामेंट का हो रहा है, लोकसभा का, और इसमें नेशनल पार्टी लेड अलायंस ही जो है, जनता जो है फैसला अपना सुनाएगी, चाहे वो कांग्रेस के लिए सुनाए चाहे बीजेपी के लिए सुनाए। जो सीधी सी बात है, अगर बीजेपी से नाराजगी है, उसके कामों से नाराजगी है, तो वो कांग्रेस को समझेगी कि हाँ ये आगे चला सकते हैं। एक क्षेत्रीय अलायंस पे इतना ज्यादा अगर क्या कहते हैं जनता समझते हैं कोई फैसला सुना देगी, तो उसका नेशनल स्वरूप क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, कौन किससे मिल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जनता अपना फैसला नेशनल लेड पार्टी को ही सुनाएगी, चाहे वो जो कुछ भी हो। ठीक है। और अमिताभ जी एक सेकेंड लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, हाँ बस 2 सेकेंड। जो सबसे बड़ी चीज मैं कहने जा रहा हूं, पिछले चुनाव से आने वाले चुनाव का नतीजा कभी नहीं देखा जाना चाहिए। 2014 में कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें 2009 में मिली थी, 2014 में आके उसकी 2 हो गई। 77 में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी, 80 में सरकार बनाई और 84 आते आते 83 सीटें जीती। तो इसलिए कोई भी संभावना नहीं करनी। ठीक है ओंकार भाई,
ठीक है, सारी संभावनाएं खुली होती हैं, चुनाव का मतलब ही है सारी संभावनाएं खुली। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन हां किसी को ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा, ये भी तय बात है। 2-3 बातें कह के मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा और शाहिद भाई के पास जाऊंगा। ये बात जो ओंकार जी ने कही कि ये देश का चुनाव है, हां भाई ठीक है, देश का चुनाव है। बाय इलेक्शन हुए 4 लोकसभा के, वो भी देश के ही चुनाव थे, वो चुंगी के चुनाव थोड़े न थे। वहां कांग्रेस खड़ी थी, ठीक बात। कितना वोट पाई? वो देश के कितना चुनाव वोट थे पाई? अमिताभ जी, मैं फूलपुर में, गोरखपुर में, नूरपुर में, कैराना में कितना वोट पाई? नहीं बचा वो भी पाया। देश का चुनाव था, देश के चुनाव, वो नगर पालिका का चुनाव था क्या? देश के चुनाव थे, लेकिन वो देश के चुनाव के गोरखपुर में 5000 वोट नहीं मिला मेरे ख्याल से। कि देखो हम तुमको हराएंगे। ठीक है ओंकार भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद शाहिद, राकेश भाई आपको सबसे अंत में आऊंगा, ठीक है। मोहम्मद शाहिद, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी इसी बात पर लेना चाहूंगा। इस एक आप ये मत बताइए कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे और हमारे पास चाबी होगी। चुनाव चिन्ह चाबी होना और नतीजों की चाबी होने में बहुत फर्क होता है मित्र, है ना? ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी कि त्रिकोणीय मुकाबला विपक्ष के लिए ज्यादा बेहतर है या द्विपक्षीय लड़ाई? लोकसभा का दरवाजा चाबी से तो खुलता होगा। जी मोहम्मद शाहिद, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आपने हमको डिबेट में शामिल किया था तब भी मैंने कहा था ये देश का चुनाव होने जा रहा है और देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को ये बात समझ में आती है। आपको इससे पहले थोड़ा समय एक आधा सेकंड का टाइम लूंगा। जब हम लोग 2017 के चुनाव में थे तो हम लोग भी यही कहते थे कि गठबंधन 300 सीटें पाएगा, 250 सीटें पाएगा, और जनता ने कितना बड़ा सबक दिया, 47 पे आ गए, एक पार्टी आ गई 17 पर। जनता को अब ये इस तरह के गठबंधनों पे विश्वास नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, घमंड और भ्रष्टाचार एक साथ कभी नहीं चल सकते। घमंड और भ्रष्टाचार ठीक है मोहम्मद शाहिद, ठीक, मैं बात समझ लोगे मैं कहना क्या आपकी बात आगे, मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी, ठीक है मोहम्मद शाहिद, आगे बात आ गई। इसी लोक देश के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने 39 सीटें एक बार मुलायम सिंह की पार्टी को जिता के भेजी, 22 सीटें काशीराम की पार्टी को जिता के भेजी इसी देश के चुनाव में। इसलिए ये मत समझाइए हमको कि देश का चुनाव क्या होता है, प्रदेश का चुनाव क्या होता है, समझ में है। राकेश त्रिपाठी, ये विरोधी दलों के बीच में मची रार और खींचतान भाजपा को राहत फील गुड दे रही है। नहीं अमिताभ जी, फील गुड तो इस बात से है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की हम केंद्र की तमाम योजनाओं को आज जनता तक पहुंचा पाए हैं, इस बात का फील गुड है। आज हम 94 लाख घरों तक अगर आज बिजली कनेक्शन, मैं बता रहा हूं, अरे भाई 94 लाख यार बिजली का कनेक्शन पहुंचाना, इससे सुना आज फील गुड हो रहा है। अब सुन लीजिए सुनिए आप, अब सुन लीजिए भाई। अरे भाई आपको अपना अवसर मिला बात करने के लिए, अब अपने अवसर में बोला करिए ना। 94 लाख घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने से फील गुड हो रहा है। आज 96 लाख घरों तक हमारे शौचालय 1 करोड़ से ज्यादा हम घरों तक शौचालय पहुंचाने से हमें फील गुड हो रहा है। आज 19 लाख घरों तक हमने प्रधानमंत्री आवास पहुंचाने से फील गुड हो रहा है। आज 44,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान करने से फील गुड हो रहा है। देखिए मैं बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं, वो सारे राजनीतिक दल जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों ही पार्टी अपने अस्तित्व के लिए एकजुट हुई है। आज वो हमारे मुकाबले में कैसे हो सकती है? जनता क्या कह रही है सुन लो, राकेश जी आप भी सुन लो, बाकी सब भी सुन लो भैया। अस्तित्व के लिए जनता क्या कह रही है, हम लोग क्या कह रहे हैं सुन ही लिया, अब जनता क्या करी जरा वो भी सुन ले। बताओ राकेश जी, फील गुड कर रहे हैं, जनता और दर्शकों की क्या राय है ये बता देते हैं। हमारा आज का सवाल था, क्या त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी फायदे में रहेगी? इस पर लोगों ने भरपूर वोट किए हैं और परिणाम इस वक्त स्क्रीन पर हैं। 34% लोग मान रहे हैं कि हाँ बीजेपी को फायदा होगा त्रिकोणीय लड़ाई से, लेकिन 65% लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं। 1% कोई राय नहीं बना पाए हैं। तो इस वक्त ये रिजल्ट टीवी स्क्रीन पर अमिताभ जी, एक दर्शक हैं सुप्रिया, जिन्होंने मैसेज किया है और उनका मैसेज है कि जनता, वोटर्स बहुत जागरूक हो चुके हैं, कोई चमत्कार भी हो सकता है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। जनता के पास तो सारी ताकत है, इसीलिए हम लोग उसको जनार्दन बोलते हैं। जनता जनार्दन ये फ्रेज है, अब कम सुनने को मिलता है। पुराने राजनेताओं में तो ये फ्रेज बहुत सुनने को मिलता था। ये जो जनादेश दिखाई दिया टीवी स्क्रीन पर, इसका भी अपना एक महत्व है। जनता से आई राय को तो मैं हमेशा सिर माथे लगाता हूं, लेकिन बहुत संक्षेप में, समय चूंकि बहुत कम है, मैं 2-3 बातें का उल्लेख करूंगा। धारणाएं बदलो, किसी एक धारणा का झंडा लेके मत घूमिए। धारणाएं हर चुनाव में टूटी हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये हमको मालूम है। इसी उत्तर प्रदेश ने मुलायम सिंह की सदारत में समाजवादी पार्टी को 39 एमपी जिता के भेजा कि नहीं भेजा? काशीराम साहब जब थे 22 सीट बसपा जीती कि नहीं जीती? तब ये चुंगी का चुनाव था कि नगर पालिका का था कि गांव की प्रधानी थी? तब लोगों को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री का चुनाव है? नहीं। जो अधिकार परमात्मा के हाथ में रहते हैं सृष्टि के संचालन में, वही अधिकार जनता के हाथ में रहते हैं चुनाव में। ये जान लीजिए, अधिकारों में कोई अंतर नहीं। फिर किसका माथा उनको पसंद आ जाए उसी के तिलक करते हैं, बाकी कविता कहानी सब एक तरफ। बीच में मत बोलो भाई मोहम्मद शाहिद ना। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, केक उतना ही है, उसी में से सब खाएंगे, तो स्वाभाविक है कोई किसी का हिस्सा खाएगा ना। यह कहना भी, मैं किसी भी इलेक्शन की समझ रखने वाले व्यक्ति से आप पूछिए, जो लोग चुनावों का एनालिसिस करते हैं, कि केक का बंटवारा अगर होगा तो किसी के हिस्से से तो जाएगा, अगर किसी के पास ज्यादा जाएगा तो। बीजेपी ने अगर 42%, 44% वोट हासिल किया, जैसे राकेश त्रिपाठी बता रहे थे 42% तो स्वाभाविक है। बीजेपी तो 42% की पार्टी नहीं थी। कल्याण सिंह जब पार्टी छोड़कर गए थे, उसके बाद पार्टी कहां थी? 8 सीट, 9 सीट, 10 सीट, तो वो 73 पर गई, तो बाकी सब कहीं खाया ना केक। इसलिए इतना भी संतत्व भाव ठीक नहीं स्क्रीन पर कि नहीं देखिए हमारा अपना वोटर है। वोटर वही है, वोटर किसी का नहीं मित्र। वोटर सिर्फ देश का है, प्रदेश का है। वही चुनता है कौन सा माथा उसको चाहिए तिलक लगाने के लिए। त्रिकोणीय संघर्ष की अपनी विशेषता है, 1 to 1 संघर्ष की अपनी विशेषता है। मैं आज इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि किसको लाभ किसको हानि, लेकिन हां इतना जरूर संकेत करूंगा, त्रिकोणीय संघर्ष और बाइपोलर फाइट दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन और आसमान का, यह ध्यान रखिए। धन्यवाद। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ महाबहस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।